Welcome back, the students. We are just going to start a new chapter today. The chapter is resources, importance and uses, and this chapter is from geography part of your social science. Fine. So in this chapter what we are going to learn. तो सबसे पहले अपनी किताबें खोलो at the page number 124 and you are going to know about introduction to the resources, types of the resources, understanding various resources, conservation of resources, uses of resources and importance of resources. Fine? Okay. अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि resources किसे कहते हैं. Whatever, कुछ भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, नेचर में कोई भी चीज़ ऐसी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं. ठीक है. रिसोर्सेज में बहुत सारी तरीके की चीज़ें आ सकती हैं. हवा है, पानी है, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, whatever you can use for your to fulfill your needs, that will come under the heading of resources. कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, हमारी लाइफ की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं. पढ़े होंगे आप लोग, अभी मेरे ख्याल से साइंस में भी पढ़ चुके होंगे. छोटी सी डेफिनेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द चैप्टर एंड आई होप कि आप भी मेरे साथ साथ पढ़ोगे. ठीक है ना. The substance provided by nature which satisfy our basic needs and are used by us in various forms are known as resources. ठीक है. The basic natural resources air, water, minerals, soils, etc. are important for humans and they have utilized them in the best possible manner. In using these resources there was a lot of wastage too. अब ये कह रहे हैं कि जब हमने स्टार्टिंग में जब इंसान नोमैड था, जब आदि मानव था पुराने ज़माने में, जब लोगों ने तो यूज़ करना शुरू कर ही दिया था, क्योंकि उस वक्त तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई समझ नहीं थी. धीरे धीरे करके वो जानवरों को खा जाता था, फिर धीरे धीरे करके समझ आई तो थोड़े प्लांट्स खा जाता था, फिर धीरे समझ आई तो आग का इन्वेंशन कर लिया, फायर, उसके बाद फिर व्हील बनाया, व्हील से उसको समझ आया कि तो लकड़ी का भी बन सकता है, तो पेड़ काटना शुरू किया. पर उस वक्त पेड़ बहुत ज़्यादा होते थे और लोग कम होते थे, इसीलिए पेड़ का काटना चल जाता था, है ना. लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, लोग इतने ज़्यादा हो गए और पेड़ को काटना बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो हार्मफुल हो गया है. ठीक है. कुछ लोग बोलते हैं ना कि अर्ली मैन भी तो ये काम करता था, तो अब अगर हम कर रहे हैं तो क्या बुराई है. अरे भाई, अब सिविलाइजेशन चेंज हो चुका है, अब सोच चेंज हो चुकी है, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, तो हाउ कैन यू कंपेयर योर सेल्फ विद द अर्ली मैन? इज़ इट नॉट करेक्ट? मतलब इज़ इट नॉट रॉन्ग? क्या ये अच्छी बात है कि हम उस अपने आज को अर्ली मैन से कंपेयर करें? कैसे आप कंपेयर कर सकते हो? ठीक है. तो अभी जो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जब अर्ली मैन ने स्टार्टिंग से ही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर दिया था, तो वो उस वक्त बहुत वेस्टेज भी होता था रिसोर्सेज का, ऑब्वियसली. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, जैसे जैसे समझ बढ़ी लोगों की, तो फिर उसने ये किया कि यूज़ तो किया उसने नेचुरल रिसोर्सेज का, बिकॉज विदाउट यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज द लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि हम उस पर डिपेंड हैं. क्या हम सांस नहीं लेंगे? अगर कोई बोलता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ ही क्यों करें, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहिए. बट द प्रॉब्लम इज़ कि वी कांट लिव विदाउट यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज वी आर इंटरडिपेंडेंट. हम देखते हैं ना, हम प्लांट्स पे डिपेंड है, प्लांट्स हम पे डिपेंड है. हमें प्लांट से ही एयर मिलती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करके प्लांट्स को देते हैं. हम सॉइल पे डिपेंडेंट हैं. ठीक है ना. हम वाटर पे डिपेंडेंट हैं, हम हर चीज़ पे डिपेंडेंट हैं. तो हाउ इट विल बी पॉसिबल कि हम उनको यूज़ ना करें? खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो जिंदा कैसे रहेंगे? लेकिन यूज़ करने की भी एक लिमिट होती है, एक तरीका होता है. तो हम ये मना ही नहीं है, ये कहीं नहीं कहा गया है कि यू शुड नॉट यूज़ द रिसोर्सेज, बट यू शुड यूज़ दैम इन अ प्रॉपर वे, इन अ जेंटल वे एंड इन अ लिमिटेड वे. ठीक है ना. बुरी तरह से किसी चीज़ को ख़त्म कर देना तो अपने आप को ख़त्म करना है, क्योंकि ये हम समझते हैं कि वी आर डिपेंडेंट अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज और वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज. तो अगर हम रिसोर्सेज ही ख़त्म कर देंगे तो हमारी लाइफ पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो. ठीक है ना. तो हम ये कह रहे थे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ी, तो उसने थोड़ा सा अच्छी तरीके से, मतलब थोड़ा सा प्रॉपर वे में रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू किया, जिससे कि वेस्टेज थोड़ा कम होना लग गया. अब जैसे कि पहले के लोग क्या करते थे, अगर उनको आग जलानी है, उन्होंने शुरू में आग जलाना सीखी, अगर उन्होंने आग जलानी है उनको, तो उन्होंने पूरा पेड़ काट दिया.
उनको अक्ल ही नहीं थी, उनको समझ ही नहीं थी कि भाई अगर तुमको इतनी सी लकड़ी चाहिए तो तुम थोड़ी सी लकड़ी काट लो, एक ब्रांच काट लो, तो वो ऐसे वेस्ट कर देते थे, है ना। लेकिन बाद में लोगों को जब समझ आई तो फिर वो उस हिसाब से यूज़ करते थे कि वेस्ट ना हो, क्योंकि जो चीज़ हम 10 बार यूज़ कर सकते हैं हम उसको एक बार में यूज़ करके क्यों ख़राब करें, ठीक है। Early humans started using the resources in order to satisfy their needs. They started using trees for wood, soil, they started growing crops. अब हमें इसमें ये बताया गया है कि अर्ली ह्यूमन बीइंग किस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करते थे। अर्ली ह्यूमन बीइंग ही क्या, हम भी यूज़ कर ही रहे हैं। आज भी हम अपने घरों को बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए, आग जलाने के लिए कितने लेवल पे ट्रीज़ पर डिपेंड रहते हैं, है ना। और दूसरी बात ये कि सॉइल पर डिपेंड रहते हैं, एग्रीकल्चर वहीं किया जाता है, आप सबको पता है ये बात है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बातें नहीं हैं। तो ये सब थोड़ी सी कॉमन सेंस की और सोचने वाली बातें हैं कि भाई हम सॉइल पे डिपेंड, पानी पे डिपेंड है, कैसे डिपेंड है, सब बच्चे जानते हैं, जल ही जीवन है। अगर नहीं पियोगे, नहाओगे, धोगे नहीं, क्या नहीं होता है पानी से, पानी से बिजली बनती है ना। तो यानी कि वो अपन बाद में पढ़ेंगे ह्यूमन मेड में, बट अभी हम नेचुरल की बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम उनके बगैर नहीं जिंदा रह सकते हैं, बट वी शुड यूज़ दैम इन अ प्रॉपर एंड इन अ लिमिटेड वे, फाइन, ओके। Hence, we can conclude that anything that is used to satisfy human need is a resource. Let us look at few examples such as water, which not only satisfies our basic need but also provide electricity which is generated from the energy of falling water. ये भी आप सब लोगों को पता होगा कि पानी से बिजली बनाई जाती है ना। तो पानी से बिजली कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो वो तो आप बड़े होकर पढ़ लेना। लेकिन आपको सबको पता है कि पानी जो होता है, जो फॉलिंग वाटर, तो डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो इसलिए बनाए जाते हैं कि पानी को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब तो ह्यूमन की ग्रीड बढ़ गई, उसको तो लालच आ गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसने रिसोर्सेज को यूज़ करना सीखा उसकी लाइफ इजी होती गई। कैसे? अब देखो, पहले जो अर्ली मैन हुआ करता था वो ऐसे जंगलों में रहता था, लेकिन जब इंसान को ये पता चल गया, और उसको कुछ भी खाता रहता था, है ना, पेड़ में से फल खा लिए, जानवरों को मार के खाया। अब जानवरों को मारना आसान है, जानवरों को पहले शिकार करो, उसमें खुद की जान का भी खतरा रहता था। तो लेकिन जब उसने फिर क्या सीख लिया, उसने आग जलाना सीख लिया, खाने को पकाना सीख लिया, है ना। और जो जानवर भी मार के लाते थे लोग जैसे तैसे, तो उनको भी पका के खाया तो उनको टेस्ट अच्छा लगा, डाइजेशन अच्छा हुआ, तो इस तरह से उनकी लाइफ आसान हो गई। दूसरी तरफ जब उन्होंने पेड़ों का, क्रॉप्स का, अपना सॉइल का यूज़ करना सीखा, क्रॉप प्रोडक्शन करने लग गया, खेती करने लग गया इंसान, तो उसकी लाइफ और सरल हो गई, उसको अलग अलग टाइप की चीज़ें खाने को मिलने लगी। फिर उसके दिमाग में आया कि चलो भाई, जब हम खेती करते हैं तो हम रोज़ रोज़ अपनी जगह नहीं बदलते थे, फिर वो लोग, है ना, कि सुबह यहाँ रह रहे हैं कि शाम को कहीं और चले गए, तो वो लोग एक जगह टिक के रहने लगे। कुछ सालों तक तो कम से कम एक जगह रहते थे, तो उसमें भी उसको सेटिस्फेक्शन मिलने लग गया, उसको ईजी लगने लगा कि यार ये ज़्यादा अच्छा है। रोज़ रोज़ इधर उधर भागते रहने से, घूमते रहने से बेहतर है कि हम एक जगह कुछ रह रहे हैं, तो उसकी लाइफ इजी होने लग गई। फिर उसके बाद उसने धीरे से घर बनाने सीखे, उसने लकड़ियों से घर बनाए, पेड़ों के पत्तों से घर बनाए, तो उसको और अच्छा फील हुआ कि वाह, अब तो बारिश भी नहीं आती और धूप भी नहीं लग रही है, और अब थोड़ी ठंड भी कम लग रही है विंटर्स में, तो उसकी लाइफ ईजी होती गई। और धीरे 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 ऐसे ऐसे करते करते आज की तो आप देख ही रहे हो हालत, कि आज तो हमारे को कुछ करना ही नहीं पड़ता है। कपड़े धोने हैं, मशीन में धो लिए, बर्तन धोने हैं, मशीन में धो लिए, खाना बनाना है वो भी मशीन में बन गया, और अब वो भी नहीं बनाना है तो आपने बाहर से ऑर्डर कर दिया, है ना। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपने फटाफट गूगल कर लिया। तो अब तो आप देख ही रहे हो ना कि रिसोर्सेज को यूज़ करते 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 हम कहाँ आ गए हैं। अभी हमारी लाइफ कितनी फैसिलिटी की हो गई है। अब तो चाहे बाहर गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है, एयर कंडीशनर चलाओ और टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग कर लो, तो हमारे को पता ही नहीं चलता कि गर्मी पड़ रही है बाहर की नहीं, हम तो अच्छे बढ़िया बैठे हैं अंदर। पानी अगर गंदा भी आ रहा है तो हम आरओज़ में, प्यूरीफायर्स में प्योर करके चल लेते हैं। किस तरह से कपड़े पहनने हैं, कितने भी स्टाइलिश कपड़े पहन लो आप, है ना। और कभी भी आपको कहीं जाना है तो गाड़ी है, गाड़ी में एसी लगा हुआ है, मतलब आपको बहुत फैसिलिटी हो गई है, आपकी लाइफ कितनी सरल हो गई है ना। तो ये सब कैसे हुआ? रिसोर्सेज को यूज़ करते करते। लेकिन जो ये इजी हो गई थी ना लाइफ, उसने इंसान को लालची बना दिया, उसने इंसान को ग्रीडी बना दिया था। और फिर इंसान क्या करने लग गया, अपनी सेल्फिशनेस के कारण, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के कारण वो गलत तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करने लगा।
अगर कभी फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें 100 पेड़ों को काटने की ज़रूरत है तो उसने 1000 पेड़ काट डाले, क्यों? फिर वो लालच में आ गया कि भाई ये कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, ऐसा काम हो सकता है तो वैसा काम भी हो सकता है। उसने फिर रिसोर्सेज को बिल्कुल गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया। अभी आप हालत देखते हो, पानी पॉल्यूटेड, एयर पॉल्यूटेड, धरती जो ज़मीन है जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं वो भी पॉल्यूटेड। आपको अगर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि आप जो सब्जियाँ खाते हो, जो दूध पीते हो, जो पानी पीते हो, सब कुछ इम्प्योर है। चलो दूध में पानी मिलाते थे, पानी तक ठीक था, लेकिन अभी तो केमिकल्स मिलाते हैं, यूरिया मिला देते हैं, और वो जब आप पीते हो तो बीमार होते हो, ठीक है ना, कोई भी इंसान। इसी तरीके से एयर कितनी पॉल्यूटेड है वो तो देख ही रहे हो। और अब तो चाइना वालों ने कोरोना भी निकाल दिया तो सांस लेना ही मुश्किल है, अब तो मास्क लगा के घूमो, ठीक है। तो ये सब तब होता है जब इंसान ग्रीडी हो जाता है। भगवान जी ने तो नेचुरल रिसोर्सेज दिए थे कि भाई तुम आराम से रहो, खुश रहो, मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, उनको यूज़ करके खुश रहो। लेकिन नहीं, हमें तो लालच आ गया। तो जब लालच आता है तब तो फिर क्या होता है, लालच बुरी बला, है ना। तो बस भाई, अब होता है वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की वैल्यू क्या होती है, तो हम देखते हैं इसके बारे में कि ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज में ये बताना चाहते हैं कि किसी भी रिसोर्स की जो कीमत होती है वो उसके यूज़ पर डिपेंड करती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा यूज़फुल है उसी के हिसाब से तो उसकी वैल्यू बनेगी। द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ रिसोर्स इज़ नोन एज द वैल्यू ऑफ द सेम। किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी रिसोर्स की जो कीमत होती है उसको वैल्यू कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द काइंड ऑफ वैल्यू में डिफर। अब ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी वैल्यूएबल है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत कितनी है। अगर मान लीजिए हम राजस्थान में रहते हैं, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो हमारे लिए एसी कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर मुंबई में रह रहे होते या लद्दाख में रह रहे होते तो वहाँ पे एसी कोई जानता भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वहाँ पे तो गर्मी होती ही नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये यही कहना चाहते हैं कि रिसोर्स की, कोई भी रिसोर्स है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी वैल्यू डिपेंड करती है उसकी नीड पर। उसकी जितनी ज़्यादा नीड होगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। अब देखिए इंडिया में तो पेट्रोल निकलता नहीं है, या फिर जो ऑयल होता है, जितना भी पेट्रोल, कैरोसिन वगैरह, वो इंडिया में महंगा मिलेगा। लेकिन अगर आप ये दुबई और अरब कंट्रीज़ में चले जाएँ जहाँ पर कि तेल के कुएँ होते हैं, वेल्स होते हैं ऑयल के, पेट्रोल के, वहाँ पर इतना महंगा नहीं होता। वो तो सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और बहुत महंगे दामों पे एक्सपोर्ट कर, तभी तो इतने अमीर हैं वहाँ के लोग। दुबई और अरब की जो कंट्रीज़ हैं वो इतने रिच क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे ऑयल के वेल्स हैं, पेट्रोल, कैरोसिन, पेट्रोलियम सब भरा पड़ा हुआ है, और वो सारी दुनिया को वो लोग देते हैं, और अच्छी अच्छी कॉस्टली उनकी बिक्री होती है, तो वो लोग अमीर हैं। तो वहाँ पर पेट्रोल की नीड नहीं है, वहाँ पे तो पेट्रोल ऐसे ही भरा पड़ा है, तो वहाँ पे तो उसकी वैल्यू कम है। लेकिन हम और बाकी दुनिया जहाँ पेट्रोल नहीं है वहाँ पर पेट्रोल की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी वर्थ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नीड ज़्यादा है। तो जिस चीज़ की नीड ज़्यादा होती है उसी चीज़ की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसमें यही बताया गया है कि रिसोर्सेज जो भी हो, पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो अभी बताऊँगी। तो पेट्रोलियम या पेट्रोल जो होता है, इट इज़ ऑल्सो अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी मैं जो बता रही हूँ वो ये है कि पेट्रोल भी जैसे एक रिसोर्स है, ठीक है ना। अब प्लेस टू प्लेस इसकी जो कॉस्ट होती है वो अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि प्लेस टू प्लेस इसकी नीड भी अलग अलग होती है, ठीक है। इसी तरीके से टाइम टू टाइम। अब भाई आज हमारे ज़माने में, आज के ज़माने में पेट्रोल बहुत नीडेड है, क्योंकि पैदल नहीं चल सकता कोई भी, हर किसी को गाड़ी चाहिए। थोड़ी सी दुकान जाना होता है तो भी हमें गाड़ी चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले के ज़माने में पेट्रोल कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था क्या होता है पेट्रोल, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। तो जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं वैसे वैसे हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, और जितना ज़्यादा रिसोर्स यूज़ होगा उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सो दिस वॉज under the heading of value of resources. That means a resource is valuable according to its need, and its value changes from place to place and from time to time. Okay, that is it. अब हम देखते हैं कि resources होते कितने टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखो, वर्ड टू वर्ड रीडिंग
इधर करना पॉसिबल नहीं है। अगर अभी आप क्लास में होते तो मैं एक एक बच्चे को उठा के रीडिंग करवा देती कि भाई तुम पढ़ो, है ना। लेकिन जब आप घर में पढ़ते हो, ये वीडियो देखते हो, तो आई होप कि सब बच्चों के पास अब बुक्स आ गई होंगी, तो आप वीडियो सुनते हो, उसके साथ साथ जब वीडियो सुन ली उसके बाद उतना पार्ट, जैसे कि मान लो आज मैंने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज तक पढ़ाया, ठीक है, मेरी वीडियो तो सुन लो, उसके बाद अपनी बुक को भी एक बार रीड करो, ठीक है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया एटलीस्ट वहाँ तक एक बार रीडिंग आपको लगानी है, तभी आपको बातें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और एक बात और कि कोई क्लास का बच्चा मुझे बोल रहा था वर्ड मीनिंग्स लिखवाने के लिए, हार्ड वर्ड्स लिखवाने के लिए, आई डोंट थिंक कि अभी आप इतने छोटे हो, और सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स तो ठीक है, थोड़ी टफ तो होती है इंग्लिश, लेकिन वो आप खुद करो, क्योंकि अब आप काफ़ी बड़े होते जा रहे हो। तो 7th और 6th 7th 8th को मुझे नहीं लगता कि मैं ज्योग्राफी और सिविक्स में कोई हार्ड वर्ड्स लिखवाने वाली हूँ। दिस इज़ योर टास्क, ये आप खुद करो, ठीक है। तो मेरा कहना जो था वो ये था कि मैं जो समझा रही हूँ ओरली, वो आपको समझना तो है, सुनना है, लेकिन उसके बाद एक बार रीडिंग भी लगानी है, तो आपको चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो बच्चे ये कंप्लेन करते हैं अगर कि उनको समझ नहीं आता है, तो बेटा अगर जो नहीं पढ़ोगे तो वो तो क्लास में बैठ के भी समझ में नहीं आता। क्लास में बैठ के भी बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉपी करते हैं, भाई तू अपनी कॉपी दे दे, काम कंप्लीट किया, चेक करा लिया, बात खत्म, और मार्क्स आ गए 60-70% हो गया अपना। ऐसे नहीं होती है पढ़ाई। पढ़ाई चाहे ऑनलाइन, और मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन पढ़ाई करने में अब आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। ऑल ऑफ यू हैव द एंड्रॉयड फ़ोन्स, और बहुत लोगों के घर में एक लैपटॉप तो होता ही है आजकल, ठीक है। जब हम आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप क्लास में ही तो नहीं बैठे हो बस, और क्या प्रॉब्लम है, आपके पास किताबें हैं, तो जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आप एक बार वीडियो सुनिए, उसके बाद उसे स्टडी करिए, बस दैट इज़ इट, कुछ खास काम नहीं करना है। और जो मैं कॉपी में कराती हूँ, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू द PDFs ऑल्सो, सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो बहाने बनाना छोड़ के पढ़ाई में ध्यान लगा लेना, ठीक है। तो अभी हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात, तो इन्होंने कहा है कि मेनली 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज ह्यूमन मेड resources, and the third one is human himself। जो ह्यूमन होता है वो खुद भी एक रिसोर्स है, तो नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या मैन मेड जिसको कहते हैं, एंड द ह्यूमन हिमसेल्फ, तो ह्यूमन जो होता है वो खुद भी एक रिसोर्स है। अब कैसे क्या वो अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हेडिंग होगी वो हमारी होगी नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑब्वियसली जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको बनाने में हमारी कोई कलाकारी नहीं है, इंसान की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको बनाने में, ठीक है। The resources which we get from nature are valuable and fulfill our needs in one way or other। ये हमेशा ध्यान रखना, नेचर में जो चीज़ आपको मिलती है, जो चीज़ नेचुरल होती है वो बहुत प्रीशियस, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इट इज़ नेचुरल, इट इज़ मेड बाय द लॉर्ड द सुप्रीम, और हम जो ह्यूमन बनाता है जो भी, वो बहुत अच्छी हो सकती है, बट उसका कुछ ना कुछ गलत साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, जबकि किसी भी नेचुरल चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। द नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड, क्या क्या आता है नेचुरल रिसोर्स में? लैंड, एयर, वाटर, ठीक है। धरती है पूरी, एयर है और वाटर है। द एयर वी ब्रीथ, द सॉइल वेयर वी ग्रो प्लांट्स, एंड द वाटर विच वी हैव इन आवर लेक्स, पॉन्ड्स, ओशियंस, other water bodies are precious natural resources। The classification of natural resources can be done under the following categories। यहाँ से important बात शुरू होती है। Natural resources क्या होते हैं ये तो आपको पता ही था, है ना। अब हम देखेंगे types of natural resources। तो नेचुरल रिसोर्सेज को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दिस इज टाइप्स ऑफ natural resources। First is on the basis of their development, on the basis of their
डेवलपमेंट। और इसमें हम पढ़ते हैं, इनको हम कहते हैं एक्चुअल, ये दो तरीके के होते हैं। कैसे करूँ इसको, ये दो तरीके के होते हैं, एक्चुअल और पोटेंशियल। ठीक है। दूसरा जो होता है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ये दो होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ये सब अपन इस चैप्टर में अभी डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड टाइप जो होता है वो होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, RENEWABILITY। तो ये भी दो तरीके के हो जाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल। और ये हो जाता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसे वापस रिन्यू किया जा सके, वापस से यूज़ किया जा सके, और नॉन रिन्यूएबल होता है जिसको वापस से रिन्यू नहीं किया जा सके। ठीक है। और लास्ट वन जो है वो है एक और तरीके का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि हम दो पार्ट्स में करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। और ये होता है दो टाइप का, अगेन कौन कौन सा, लोकलाइज्ड और यूबिक्विशियस, UBIQUITOUS। ठीक है ना। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे कि ये एक्चुअली होते क्या हैं। तो फर्स्ट जो हमारा था वो था ऑन द बेसिस ऑफ देयर, क्या था भाई, भूल गई मैं तो। द फर्स्ट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। ठीक है, ये चारों आपको समझ आ गए। इसको नोट करने की तो कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको पहले पॉइंट पर लेके चलती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज एक्चुअल एंड द सेकंड वन इज पोटेंशियल। ठीक, एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसको ध्यान से समझ लो। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच वी यूज़ इन द प्रेजेंट, हम अभी यूज़ कर रहे हैं। और पोटेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो अभी हमने संभाल के रखे हुए हैं, जो हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। उनके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है। किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाने में, वो मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कब कहलाती है। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए अभी भी हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमें फ्यूचर में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम अपने प्रेजेंट में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं नेचर में, उनको उस तरीके से चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कल को जब हमें एक पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम उसको बना सकें। बात आ रही है समझ में। कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल, एक ज़माने में पेट्रोल की ज़रूरत किसी को नहीं थी और पेट्रोल किसी को पता भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी ग्रीड बढ़ती है, वैसे वैसे हम डिस्कवरी भी करते हैं। जो कहते हैं ना कि आविष्कार ही नहीं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कहा जाता है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ती जाती हैं, और आप ये भी देखते हो कि जो अर्ली मैन था और हमारी आज की लाइफ स्टाइल में कितना डिफरेंस है। जैसे जैसे हमने फैसिलिटीज़ बढ़ाई हैं, हमारी नीड्स चेंज हो गई हैं। तो ये भी तो होगा कि जो हम आज जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, आज से 500 साल बाद उसके भी अलग होगी लाइफ, डेफिनेटली अलग होगी, ऐसी तो नहीं होगी।
है ना। तो अभी हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं सोसाइटी के, वो ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि हमें आज से 100 साल बाद, 500 साल बाद किस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब वो ये भी देख रहे हैं कि भाई नेचर में ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो वो उन नेचुरल चीज़ों को आज से 500 साल बाद के जब ज़रूरत होगी उस टाइप से उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त के लिए वो रिसोर्स की तरह उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो उनको उन रिसोर्सेज को, उन नेचुरल चीज़ों को जो आज से हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, आज से 500 साल बाद, 100 साल बाद यूज़ करेंगे रिसोर्स की तरह, उनको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल रिसोर्स। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो आज यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल है, कैरोसिन है, ये सब पहले के ज़माने में कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ी, हमने पेट्रोल की भी डिस्कवरी कर ली, पेट्रोलियम की डिस्कवरी कर ली, और ना जाने किस किस चीज़ की डिस्कवरी कर ली। तो किसी ज़माने में पेट्रोलियम कुछ नहीं होता था, लेकिन आजकल के ज़माने में पेट्रोलियम क्या है? एक्चुअल रिसोर्स है, बिकॉज वी आर प्रेजेंट, मतलब वी आर यूजिंग इट इन द प्रेजेंट। इसी तरीके से फ्यूचर में कोई चीज़ रिसोर्स की तरह यूज़ होती है, फ्यूचर में यूज़ होने वाले रिसोर्सेज जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। तो अभी आप किताब देखिए, बुक में क्या लिखा हुआ है, यही है एग्जैक्टली। एक्चुअल रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन, यानी कि जिसके बारे में हम, जिसकी क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं, दे आर बीइंग एक्चुअली यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम्स। एग्जाम्पल्स: पेट्रोलियम, रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल एंड डार्क सॉइल। ठीक है, इसमें उनकी जगह भी बताई गई है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है पेट्रोलियम, वेस्ट एशिया में मिलता है ना। तो वेस्ट एशिया में ये सारी अरब कंट्रीज़ आ जाती हैं हमारी। तो रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का कोई रूर रीजन है, वहाँ पर कोल के डिपॉजिट्स मिलते हैं। और महाराष्ट्र में डिक्कन प्लेट्यू में डार्क सॉइल मिलती है, तो वहाँ की जो सॉइल है वो भी एक्चुअल रिसोर्स की तरह यूज़ होती है। पोटेंशियल रिसोर्सेज में देखते हैं, द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन एंड विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। दे माइट नॉट बी यूज्ड एट प्रेजेंट बट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। गेटिंग? इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो है कि यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, तो उसको हम शायद फ्यूचर में किसी तरह से यूज़ करें, क्योंकि लद्दाख में बहुत ज़्यादा यूरेनियम है। तो साइंटिस्ट का दिमाग चला कि भाई यहाँ पे इतना सारा यूरेनियम है, तो हम फ्यूचर में कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम इसको संभाल के रखें और हम स्टडीज़ करें कि भाई फ्यूचर में किस तरीके से यूरेनियम एक रिसोर्स की तरह यूज़ हो सकता है। तो ये सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं साइंटिस्टों के बीच में। तो हमने अभी क्या देखा कि पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट द नेचुरल रिसोर्सेज में बी ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल। गेटिंग? अब हम कल तो छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है और मंडे को भी छुट्टी है, तो वी विल मीट ऑन टुमारो, सॉरी ऑन द ट्यूसडे, एंड वी विल गो फॉर द next type of natural resources which is on the basis of their origin, that is biotic and abiotic resources. तो आई थिंक अभी तक आपको अच्छे से समझ में आया, और मैं वापस कह रही हूँ कि जो मैं वीडियो में समझा रही हूँ उतना तक यहाँ एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज था। एक बार बुक खोलो, उसको रीड करो, तभी आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है? आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सक्यूजेज, एनी कंप्लेंट्स। अब आप कोशिश नहीं करोगे तो नहीं आएगा, और उन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आता है जो टीचर की बात ना मानकर अपनी मनमर्जी चलाते हैं। आप जो हम कह रहे हैं वो करके देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है? सो एक और इम्पॉर्टेंट बात पहले भी मैंने कहा था कि पेंसिल और पेन वॉटेवर आप लेके बैठो, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपका काम है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आप नाउ यू आर बिग इनफ कि आप वो काम खुद कर सकते हो अपने लिए। और मेरे ख्याल से सिविक्स की पीडीएफ्स आपको मिल चुकी हैं, सिविक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मेरे ख्याल से हिस्ट्री का चैप्टर भी मैम ने कंप्लीट करा दिया है। तो एज सून एज पॉसिबल यू जस्ट कंप्लीट योर वर्क एंड इन द नेक्स्ट वीक you have to submit your copies in the school. Okay, so now enjoy the 3 days of your festival days. So up to that time, have a good day.